मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। हमारे केंद्र से अब आप सुनेंगे कोविड-19 जागरूकता पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को कल्पना प्रदीप का नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में समाज सेवी संस्था फूड फॉर नीडी ज़रूरतमंद मरीजों के लिए कोविड-19 नामक संगठन के माध्यम से प्लाज्मा जुटाने में लग गया है। संस्था के संयोजक रवि गुप्ता ने बताया कि जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कोरोना से जीत चुके लोगों से प्लाज्मा दान लेकर गंभीर मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। कोविड मरीजों के उपचार के लिए स्थापित कोविड केयर सेंटर सह अस्पताल में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए हैं। इन अधिकारियों द्वारा संक्रमित मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था कराई जाएगी। संक्रमण का खतरा कम हो, लोगों का इलाज उपचार सही तरीके से हो सके, इसके लिए ग्वालियर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया गया है। इस समय हम आपको सुनवा रहे हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर गिरजा शंकर गुप्ता से हमने फ़ोन पर बात की वहाँ की गतिविधियों को जानने के लिए। आपको सुनवाते हैं, आइए सुनते हैं। श्रोता लाइन पर इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरजा शंकर गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार। धन्यवाद मैडम, नमस्कार। और आपसे खास तौर पर जानना चाहती हूँ कि आप जो कोरोना पेशेंट्स हैं, कोरोना संक्रमित मरीज हैं आपके पास, तो किस तरीके से आप लोग उनका इलाज करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? कुछ अंदरूनी खास बातें हम जानना चाहते हैं अपने श्रोताओं के लिए। जी जी मैडम, माई सेल्फ डॉक्टर गिरजा शंकर गुप्ता, सुपरिटेंडेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मैडम, ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है कोरोना के लिए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, जो पूरे ग्वालियर संभाग के मरीजों के लिए सेवा के लिए कार्यरत है। इसमें मैडम हम लोगों ने अलग अलग टीम बनाई हुई है। हमारे डीन सर के मार्गदर्शन में मेडिसिन की टीम और आईसीयू विभाग की टीम लगातार काम कर रही है यहाँ पे। शुरुआती दिनों में मैडम, जब कोरोना का पहला मरीज ग्वालियर में देखा गया था मार्च के महीने में, और मार्च, अप्रैल और जून में मरीजों की संख्या ग्वालियर में बहुत कम थी। उस समय हमारी मैडम ट्रीटमेंट की स्ट्रेटजी अलग थी, उस समय की प्लानिंग अलग थी। इस समय मैम मैं थोड़ा बारिश का मौसम आने के बाद ये देखने में आया है कि जो अभी मरीज आ रहे हैं वो गंभीर मरीज आ रहे हैं, जिनको गंभीर सिम्टम्स जो दिखाई दे रहे हैं, उन मरीजों की संख्या अभी बढ़ गई है। पहले जो मरीज आते थे वो एसिम्टोमेटिक होते थे, उनमें कोई सिम्टम नहीं होते थे, पॉजिटिव आते थे और नेगेटिव होकर घर चले जाते थे। उस समय हमें मरीजों को आईसीयू में रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस समय मरीजों को आईसीयू में रखने की जरूरत पड़ रही है, गंभीर मरीज आ रहे हैं मैडम। तो दोनों समय के ट्रीटमेंट प्लान में मैडम चेंज हुआ है। उस समय हम लोग मरीजों की इम्यूनिटी पे और डाइट पे और योगा पे ध्यान देते थे। मरीजों को बैलेंस डाइट हम देते थे, उनसे योगा करवाते थे और उनकी इम्यूनिटी बूस्टर उनको देते थे, जिससे उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो। और ऐसा हुआ भी, उस समय इम्यूनिटी डेवलप हुई, कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई और सारे मरीज हमारे क्योर होके यहाँ से डिस्चार्ज हुए, जिनको कोई कोमोर्बिडिटीज नहीं थी। अभी मैडम जो मरीज आ रहे हैं वो कोमोर्बिडिटीज के साथ आ रहे हैं, जिनको डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी है, सारी और ALI के केस हमारे पास ज्यादा इस समय आ रहे हैं। तो हमें उनकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी पड़ रही है, ऑक्सीजन सप्लाई भी देनी पड़ रही है और उनको मरीजों को आईसीयू में भी रखना पड़ता है। जी। तो डॉक्टर, आपने कहा कि इस वक्त ज्यादा गंभीर जो मरीज आ रहे हैं और आप लोगों को उन पर खास ध्यान देना पड़ रहा है, तो इतनी व्यवस्था आपके हॉस्पिटल में हो पाती है क्या? क्योंकि मरीज दिन पर दिन रोज मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं और जगह तो सीमित है। जी जी मैडम, ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में टोटल हमने 178 बेड जो है डेडिकेटेड कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व किए हुए हैं, जिसमें 24 बेड हमारे आईसीयू में हैं, जिनपे आधुनिक वेंटिलेटर और मॉनिटर्स हमने लगाए हुए हैं, जिसके लिए राउंड द क्लॉक टीम हमारी डेप्यूटेड है। और 6 बेड हमने सर्जरी के उपरांत पोस्ट ऑफ वार्ड में रखे हुए हैं,
बाकी के 148 बेड मैडम एचडीयू के हमने बनाए हुए हैं, जिसमें 148 पूरे बेड पे ऑक्सीजन सप्लाई, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा है जी। सारा कुछ हम मैनेज कर रहे हैं। और ग्वालियर की पॉपुलेशन के हिसाब से हम और बड़ी बिस्तरों की संख्या अपने अस्पताल में बढ़ाने के लिए भी अधिष्ठाता महोदय के मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं। ठीक है। अभी आपने कहा कि आप बहुत अच्छी डाइट देते हैं मरीजों को, तो उस डाइट में क्या देते हैं सर आप? मैडम मॉर्निंग में 8 AM हम लोग टी एंड बिस्किट सर्व करते हैं। उसके बाद 9 AM में हम हैवी ब्रेकफास्ट ब्रंच जिसे बोलते हैं वो दिया जाता है, जिसमें हम लोग एग, ब्रेड, बटर, 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स ये सब साथ में इंक्लूड करते हैं। और लंच में भी हम अलग अलग मरीजों के हिसाब से अलग अलग डाइट सप्लाई करते हैं। अगर मरीज डायबिटिक है तो उसकी अलग से डायबिटिक डाइट होती है। नॉर्मल मरीजों के लिए फुल डाइट हम सप्लाई करते हैं, जिसमें दाल, राइस, चपाती, सैलेड एंड मिक्स वेज वगैरह अवेलेबल होती है पिकल्स के साथ में। और जो मरीज हमारे लिक्विड डाइट पे होते हैं उनको दलिया और दूध वो लिक्विड डाइट अलग से सप्लाई, तो जो जैसे मरीज है उसको उस तरह की डाइट सप्लाई की जाती है। और इस समय सभी मरीजों की जो डाइट है वो मोटल तानसेन जो MP टूरिज्म का है वहां से हम लोग मंगवा रहे हैं, तो हाइजीन और क्वालिटी एंड क्वांटिटी उसमें मेंटेन। फिर उसके बाद इवनिंग में भी हम लोग टी एंड बिस्किट सर्व करते हैं और नाइट में डिनर सर्व करते हैं। 4 मील्स हम लोग पर डे पर पेशेंट दे रहे हैं। जी जी। तो इन लोगों के लिए कोई परहेज नहीं होता है कि आप लोगों को ऐसा नहीं खाना है या कुछ भी परहेज करने वाले? कोविड मरीजों को कोई परहेज नहीं होता है। जो कोमोर्बिड है, जैसे कोई डायबिटिक है तो उसकी अलग से डायबिटीज की वाली डाइट होती है, डायबिटीज उसका ख्याल आप लोग रख ही रहे हैं? वो हम लोग रखते हैं। उस हिसाब से हमारी सिस्टर इंचार्ज जो है SDU की वो सारा लिस्ट बना के देती है और उसी हिसाब से उनको डाइट सप्लाई की जाती है। सेम ICU में फॉलो किया जाता है पैटर्न। ठीक बात है। डॉक्टर साहब एक बात तो खास तौर पर जो कि सभी के लिए है कि कोई भी कोरोना संक्रमित होता है, कोई भी मरीज होता है, उसको लेकर के एक डर सा रहता है कि हमें उसके पास नहीं जाना है। और आप लोग तो पूरी किट पहन करके जाते हैं, सब करते हैं, लेकिन इन जो लोग ये जो बाहर आते हैं, ठीक होकर के जो लोग बाहर आ जाते हैं जी, उनके लिए दूसरे लोग थोड़ा सा चिंतित रहते हैं कि भाई इनको ये संक्रमित रह चुके हैं, बेशक हॉस्पिटल से आ गए हैं, लेकिन फिर अब हमें इनके पास नहीं जाना है, या किस तरीके से उनके साथ किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मैडम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी गाइडलाइंस आई है। हम लोग भी जो मरीज डिस्चार्ज होता है उसको स्ट्रिक्ट डिस्चार्ज कार्ड में भी लिख के देते हैं और हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको वर्बली भी समझाते हैं कि यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद आपको 14 डेज के लिए स्ट्रिक्ट होम आइसोलेशन में रहना है, किसी के कांटेक्ट में नहीं आना है, फैमिली मेंबर से भी आइसोलेट रहना है और स्ट्रिक्ट गाइडलाइन फॉलो करनी है। और उस बीच अगर कोई भी सिम्टम या कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको कंट्रोल कमांड सेंटर का नंबर दिया जाता है, हॉस्पिटल का नंबर दिया जाता है, वो डायरेक्ट उनको कॉन्टेक्ट करके संपर्क कर सकते हैं और उनका रिव्यू किया जाता है। ठीक बात है। और वहाँ रहते हुए जब हॉस्पिटल में पेशेंट रहते हैं तो आप लोग किस तरीके से मैनेज कर पाते हैं? हम हॉस्पिटल में जो पेशेंट रहते हैं वो सभी पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं, तो उनको सबको मास्क दिया जाता है, मास्क के साथ उनको रखा जाता है, एक दूसरे से डिस्टेंस बना के उनके बेड्स लगाए हुए हैं हमने, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हम करवाते हैं। क्योंकि वो सभी पॉजिटिव मरीज हैं तो साथ में रहते हैं, घूमते हैं। और जो भी हमारा स्टाफ और डॉक्टर्स अंदर जाते हैं वो पूरा PPE किट पहन के पूरे गाइडलाइंस का पालन करते हुए उनकी सेवा करते हैं, वहाँ पे कार्य करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं कि इस वक्त एक दहशत, एक घबराहट लगभग सबके मन में है और आप वहाँ बिल्कुल अंदरूनी तौर पर जाकर के एक एक पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, देख रहे हैं और सब अंदरूनी तौर पर सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। तो सर मैं आपसे खुद ही जानना चाहती हूँ कि आप हमारे श्रोताओं के लिए कुछ और बताना चाहते हैं कि अपनी तरफ से? मैडम अगर आप कहना चाहें, क्योंकि आजकल डॉक्टर्स तो समझ लीजिए कोरोना योद्धा तो वो हैं ही, भगवान के बाद डॉक्टर ही भगवान हैं। मैडम पूरी टीम हमारे डॉक्टर्स की डेडिकेशन से लगी हुई है, शिफ्ट वाइज अराउंड द क्लॉक ड्यूटी पे रहते हैं डॉक्टर्स हमारे डिपार्टमेंट्स के और अंदर जाके उनका ट्रीटमेंट करते हैं। मैं जो भी सुन रहे हैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी की भी फैमिली में या किसी नोन में कोई कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो डरे नहीं, घबराए नहीं और उसे हीन भावना से ना देखें, उसे तुरंत उपचार के लिए भेजें, उनका उपचार करवाएं और उपचार होने के बाद वो जब ठीक होकर घर लौटें तो उनको स्ट्रिक्ट होम आइसोलेशन होने में उनका सहयोग करें और
उनके सहयोग से ही उस मरीज का मनोबल बढ़ेगा, जिससे वो अपनी बीमारी से बाहर निकलने में उसको सहायता मिलेगी। बहुत सही बात आप कह रहे हैं। जैसे कोई पेशेंट जब अपने घर पहुंच जाता है और उसको 14 दिन के लिए आइसोलेट किया जाता है, तो जी। फैमिली मेंबर्स जो भी हैं वो उनकी देखभाल किस तरीके से कर सकते हैं? मैम, जो भाई मरीज पास जाना भी थोड़ी दिक्कत है कि पास जी नहीं जी जाना है, जी 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 सोशल डिस्टेंसिंग को बना करके रखना है, फिर कैसे करें? जिस भी परिवार में मरीज पॉजिटिव आ जाता है और वो ठीक होकर जब घर पहुंचता है, तो पूरे परिवार को 14 दिन तक, जब तक वो मरीज वहां पे है और आइसोलेशन में है, सभी को मास्क लगा के रहना चाहिए। सभी को सैनिटाइजेशन का यूज करना चाहिए और मरीज को खाना, नाश्ता इत्यादि देते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, जिस तरह से हम एक सस्पेक्ट को ट्रीट करते हैं उस तरह से ट्रीट करते हुए उसका ध्यान 14 दिन तक रखना चाहिए पूरी फैमिली को। और 14 दिन तक अगर कोई भी सिम्टम नहीं है, फीवर नहीं है, कफ नहीं है, तो फिर उसको अपने सामान्य फैमिली मेंबर्स की तरह अपने साथ फिर रहना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से आपने सब कुछ समझाया। डॉक्टर गिरजा शंकर गुप्ता जी, आप कोरोना योद्धा हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ, बहुत बहुत नमस्कार कर रही हूँ सर। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम। ये थे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गिरजा शंकर गुप्ता। इन्होंने जो हिदायतें दी, हमें पूरी उम्मीद है आप उसका ख्याल ज़रूर रखेंगे। ख्याल हर कोई रख रहा है, अपने अपने तरीके से रख रहा है। किसको क्या करना है ये पूरी शिद्दत से हर कोई सोचता है और करता है। लेकिन फिर भी कहीं दिक्कत ज़रूर आती है जब हम बाहर देखते हैं कि लॉकडाउन के हटते ही लोग मास्क लगाना भूल जाते हैं, सैनिटाइज़र का उपयोग नहीं करते हैं, उनके मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं होता है और पास पास खड़े होकर के बाज़ारों में ख़रीदारी करते हैं। बस यही वो कुछ ख़ास वजहें हैं जिनसे संक्रमण का ख़तरा लगातार बढ़ता है। ये ख़तरा ना बढ़े, इसके लिए हम लोग हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं। उसमें आकाशवाणी की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हम लोग अलग अलग लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, बात करवाते हैं। हमारे अनाउंसर्स भी बहुत कुछ कर रहे हैं सजगता को बढ़ाने के लिए। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अपने सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक श्री नंद किशोर वर्मा जी से। हमने इनसे फ़ोन पर बात की, आप भी सुनिए। श्रोताओ, इस समय लाइन पर हमारे साथ हैं हमारे सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक श्री नंद किशोर वर्मा जी। तो आपको ये याद आ रहा होगा कि हाँ, कई साल पहले नंद किशोर वर्मा जी बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनवाते थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे। श्रोताओं, वही नंद किशोर वर्मा जी इस समय लाइन पर हमारे साथ हैं। नंद किशोर वर्मा जी, आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं कल्पना प्रदीप आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार कल्पना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने याद किया और इतने वर्षों के बाद जब याद किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं से ड्यूटी रूम में ही बैठा हूँ और आपके साथ आमने सामने बैठ के जैसे हम पहले बातें किया करते थे प्रोग्राम की और सब तरीके की, वैसे ही कर रहा हूँ। लगता है मैं ड्यूटी पर ही हूँ। हम बताइए कैसे ड्यूटी रूम से उठ करके अब आप ड्यूटी रूम से उठ करके स्टूडियो पहुंच जाइए। ठीक है, अब हम लोग स्टूडियो में हैं, ये मान के चलिए, और हम लोग एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब आपने स्टूडियो में पहुंचा दिया तो स्टूडियो भी दिखने लगा मुझे, तैरने लगा। ठीक बात है, धन्यवाद, आपने याद किया। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि देखिए, आजकल कोविड-19 का ये जो दौर चल रहा है, इसमें अलग अलग तरीके से हर कोई अपना ये कोरोना काल निकाल रहा है ना। आप काफी दिनों से आकाशवाणी से आपकी आवाज भी नहीं हमारे श्रोताओं को सुनने को मिली है। हम श्रोताओं के लिए जानना चाहते हैं कि ये समय आपका कैसे निकल रहा है, आप क्या कर रहे हैं आजकल? अब देखिए, कोविड में तो वैसे ही घर से निकलना मना है, नहीं तो अब जरूरत की वक्त पे ही निकलते हैं, वरना रेडियो सुनते रहते हैं, ज्यादातर टीवी में न्यूज सुनते रहते हैं। बस इसी तरह से अपना टाइम काट लिया करते हैं। रेडियो की आप लोगों के इंटरव्यूज बहुत अच्छे जो आप लोग कर रही हैं इस समय कोविड पर ही, बड़े अच्छे लोगों से बातचीत कर रही हैं, वो सब सुनते हैं और याद करते हैं अपने दिन। थैंक यू। बिल्कुल, अपने दिन तो याद आते ही होंगे और आने भी चाहिए।
जी जी। मैं कुछ और बात आपसे करूं, सबसे पहले तो मैं कुछ आपकी आकाशवाणी की शुरुआती दौर की बात करना चाहती हूँ। आप हाँ 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 क्या आप आकाशवाणी कैसे आए, कब आए, क्या हुआ, हाँ। कुछ हमारे श्रोताओं के लिए बताइए आप। कल्पना जी, ग्वालियर आकाशवाणी में तो मैं सन 74 में जुड़ा था आके, लेकिन रेडियो से मेरा जुड़ाव जो हुआ है वो सन 68 से हो गया था। मैं रेडियो के पहले डिफेंस अकाउंट्स में सर्विस करता था। और डिफेंस अकाउंट्स के जरिए मेरी पोस्टिंग थी 2 साल के लिए जम्मू श्रीनगर कश्मीर में। अच्छा। तो हाँ, श्रीनगर कश्मीर में भी वो बड़े अच्छे मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ हुआ करते हैं और उस समय होते थे। तो हम भी एक संस्था से वहाँ जुड़ गए थे जाके, और नाटक मेरा एक क्षेत्र रहा, स्टेज। तो वहाँ कुछ ऐसी संस्थाएं थी जो नाटक करती थी, स्टेज प्ले करती थी। उनसे जब मैं जुड़ा तो एक बार वहाँ 2 अक्टूबर में कंपटीशन होता है वहाँ पर नाटकों का। अच्छा। तो एक संस्था के जरिए हम भी नाटक लेके उतरे स्टेज पे। वो चूंकि आकाशवाणी का ही दौर हुआ करता था, आकाशवाणी सबसे महत्वपूर्ण मनोरंजन का साधन होता था, आकर्षण का साधन होता था, ज्ञानवर्धन का साधन होता था। तो आकाशवाणी के बहुत से अधिकारी लोग उसको देखने के लिए आए हुए थे, उस कंपटीशन को। तो जब उन्होंने मुझे देखा स्टेज पर और मेरा अभिनय उनको बहुत पसंद आया, आवाज उनको बहुत पसंद आई, तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया और कहा कि भाई आप तो रेडियो के आदमी हैं, हमारे काम के आदमी हैं, आप रेडियो पर आइए, रेडियो प्लेज में भाग लीजिए। बढ़िया। मैंने कहा अंधा क्या मांगे 2 आंखें। फौरन पहुंच गया। तो फिर वहाँ उन्होंने मुझे ऑडिशन किया और पसंद किया, और फिर वहाँ 2 साल में मैंने बहुत सारे नाटक किए। उस समय बंधन भी नहीं होता था कि कितने करना कितने नहीं करना। तो 2 साल में ही मैंने कम से कम 20 नाटक कर डाले थे। अच्छा। हर महीने लगभग एक नाटक करता था, वहाँ पर भाग लेता था वहाँ पर। तो वहाँ से मेरा जुड़ाव शुरू हुआ। फिर उसके बाद फिर मैं वापस जबलपुर आ गया। ठीक है। जबलपुर आके अपने यहाँ पर इत्तेफाक फिर एक और हुआ कि मेरे एक साथी को एक रूपक प्रस्तुत करने का वो मिला, कॉन्ट्रैक्ट मिला। अच्छा। और उस रूपक का नाम था राम सांवरो नगीना है, आकाशवाणी के लिए, है ना? आकाशवाणी के लिए। ठीक है। तो उन्होंने वो नाटक लिखा, वो संगीतमय बद्ध वो था रूपक, संगीत रूपक। तो उसमें मैंने नरेशन किया। वो नरेशन रिकॉर्ड हुआ, और जब वो ब्रॉडकास्ट हुआ वो आकाशवाणी वालों को बहुत पसंद आया। अच्छा। उनने पूछा भाई ये कौन व्यक्ति है, कहाँ है, कैसा है, इसको बुलाओ, ये तो हमारी आकाशवाणी के लिए इतनी अच्छी आवाज है। अपनी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन जो सच है बता रहा हूँ कि उन्होंने अच्छी आवाज है, आकाशवाणी के लिए उपयोगी है। उन्होंने मुझे तलाशा और फिर मुझे मेरे पास खबर आई, फिर मैं गया। तो उन्होंने मुझे कैजुअल अनाउंसर वहाँ वो रख लिया। फिर मैं वहाँ काम करने लगा। ठीक है। फिर ये बात है सन 71 की। 72 2-3 साल यहाँ किया, और सन 74 में मेरा विधिवत रूप से आकाशवाणी ग्वालियर में सिलेक्शन हो गया। तो सन 74 से 2004 तक मैं आप लोगों के साथ रहा, और आप लोगों के साथ, आपके साथ तो कम से कम 20-25 साल मैंने काम किया है। तो 20-25 साल की, वैसे 30 साल की नौकरी में बहुत यादें हैं मेरी आकाशवाणी की और अपने ग्वालियर की, आप लोगों के साथ की, आप लोगों सब जो हमारे याद तो बहुत होती ही है। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि कुछ ऐसी कोई याद, क्योंकि अगर हम बहुत सारी बातें करेंगे, अपना भी समय निश्चित होता है कि हमको इतने समय पर ही काम कर लेना है, तो बहुत सारी बातें करने के लिए तो हमारा वक्त कम पड़ जाएगा। तो बहुत ऐसी याद आपकी एक्सीलेंट जिसको आप बिल्कुल लगता हो कि ओफो, जो हमारे श्रोताओं के लिए सुनाना चाहिए, आप जरूर सुनाइए। मेरे आकाशवाणी ग्वालियर में मतलब करीब सन 76 में मुझे याद आ रहा है, 74 में मैंने ज्वाइन किया था। 1-2 साल के बाद एक प्रोग्राम हमने बच्चों का शुरू किया बालकुंज के नाम से। वो बालकुंज होता है, बालकुंज हाँ अभी भी होता है वो, मालूम है। और वो इतना मतलब मुझे मेरे दिल के करीब था, और उससे मैं इतना ज्यादा जुड़ा था। जब मैंने शुरुआत की तो बहुत जल्दी वो पॉपुलर हुआ। और उस समय हमारा दफ्तर जो है शहर के अंदर होता था, प्रेम नगर, खेड़ापति कहलाता है वो जगह, वहां पर। तो हमारे पास एक छोटी सी बस होती थी, मिनी बस। उसमें हम बच्चों को बैठाल के रायरू, चूंकि ट्रांसमीटर है वहीं वो होता था
स्टूडियो भी होता था, सारा कार्यक्रम वहीं से होता था, रिकॉर्डिंग वगैरह अनाउंसमेंट वगैरह सब उस समय वहीं से होता था। तो बच्चों को उस बस में बिठाल के हम वहाँ ले जाते थे और प्रोग्राम रिकॉर्ड करते थे। ठीक है। तो रविवार के दिन सुबह सुबह जब हम बच्चों को इकट्ठा करते थे उसके लिए, कार्यक्रम के लिए, तो इतने बच्चे इकट्ठे हो जाते थे कि उस मिनी बस में वो समाते नहीं थे। अब एक मिनी बस में बहुत से बहुत, अगर बहुत जबरदस्त एक दूसरे के ऊपर लदा के बिठा लेंगे तो 20 बच्चे जाएंगे। और 20 बच्चे बाहर रहते थे। तो जब हम चलते थे तो बहुत सारे बच्चे जो है बेचारे मायूस होते थे, आंसू होते थे। उनके पेरेंट्स भी कहते थे इनको ले जाओ, इनको ले जाओ। फिर हमसे कहते थे भाई जितने ले जा सकते हैं उतने ले जा पाएंगे, फिर अगले बार ले लेंगे, अगले संडे को ले जाएंगे। इस तरह से फिर भी बच्चों को रोते हुए छोड़ के जाते थे। वो यादें मुझे इतनी ज्यादा अभी भी हैं याद, वो बच्चों के चेहरे याद आते हैं, मायूसी याद उनके चेहरों पे। लेकिन फिर उनको मौका बार बार जब भी आता तो हम दे देते थे। पर ये स्थिति होती थी हमारे साथ, फिर वहां जाके रिकॉर्ड करते थे बच्चों, वो प्रोग्राम पेश करते थे। ये बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। वो चेहरे आज भी आपके जहन में घूम रहे हैं और उन दिनों की आप याद कर रहे हैं। ये और आपको एक मजेदार बात याद दिलाएं, आज अभी भी अपने साथ आभा जी रही हैं, अभी कर रही हैं काम आपके साथ, मेरे साथ भी रही हैं। और बहुत पहले आभा मिश्रा भी रही हैं कुछ समय के लिए आकाशवाणी में। ये सब हमारे बालकों के कलाकार हुआ करते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप तो चौपाल कार्यक्रम से भी जुड़े रहे हैं। हाँ, मैं 15 साल तो करीब चौपाल कार्यक्रम से भी ग्रामीण प्रोग्राम भी देता रहा हूँ बहुत साल। ग्रामीणों से भी जुड़ा रहा, खेती गृहस्थी से संबंधित बातें भी करता रहा, समझाता रहा, वो प्रोग्राम देता रहा। और उद्घोषक के साथ साथ आपने ड्रामे भी खूब किए हैं आकाश। हाँ, मैंने ड्रामों में तो आपने सबसे ज्यादा सहयोग मेरे साथ दिया है। आप कितने ज्यादा मतलब ड्रामों में आपने मेरे साथ भाग लिया है, गिनती भी याद नहीं है। और आपने भाग लिया है और हमारे साथियों ने भी भाग लिया है। जितने भी हमारे साथी उद्घोषक हैं उन्होंने भाग लिया है। और एक और प्रोग्राम मेरे बहुत नजदीक, दिल के बहुत नजदीक रहा है कल्पना जी, और वो प्रोग्राम था अपना गानों का, गीतों का। वो कहलाता था, आपको अभी भी चल रहा होगा शायद, भूले बिसरे गीत। बिल्कुल। ये कार्यक्रम मेरे बहुत नजदीक, दिल के नजदीक रहा और मैं इसको बहुत ही इन्वॉल्व होके इसको पेश करने की कोशिश करता था। लेकिन हालांकि ये बात सही है कि हर उद्घोषक इन्वॉल्व होके ही पेश करने की कोशिश करता है। आप हों, तुलिका जी हों, आभा जी हों, सरीन जी हों, ये सभी बहुत अच्छे उद्घोषक हैं, बहुत अच्छे आवाजों के धनी हैं और बड़ी मतलब योग्यता वाले लोग हैं आप सब। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप लोग भी अपनी तरह से बहुत अच्छा प्रोग्राम देते थे। पर मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उससे पता नहीं क्यों इमोशनली जुड़ता था। आप लोग भी जुड़ते होंगे, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग नहीं जुड़ते। हर उद्घोषक तो अपना बेस्ट देता ही है, जब वो ड्यूटी पर होता है तो वो बेस्ट ही देता है। मैं ये नहीं कह सकता कि कौन अच्छा कर रहा है कौन अच्छा नहीं कर रहा है, तो तुलना की ही नहीं जा सकती। हर आदमी अपनी योग्यता के आधार पर अच्छे से अच्छा प्रोग्राम देने की कोशिश करता है। लेकिन ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। मैं कोशिश करता था कि जो भूले बिसरे गीत है वो भूले बिसरे ही हों, जो सदाबहार हों वो सदाबहार ही हों, ऐसे इस तरीके की कोशिश किया करता है। आप लोग भी करते हैं। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम की आपने बात की, तो आप ज्यादातर किस कलाकार को बजाते थे, किस कलाकार को? भूले बिसरे गीतों में मैं ये मान के चलता हूँ, मैं उन कलाकारों की बात करता हूँ जिनको आम लोग नहीं जानते हैं, भूल गए हैं जिनको, अब उनके तो नाम तक लोग भूल गए हैं। अब जैसे बहुत लता मंगेशकर के आने के पहले जो गायक थे, या रफी साहब हैं या मन्ना डे, ये सब जब आए, उनके बहुत पहले जो गायक हुआ करते थे वो गायकों के नाम के.एल. सहगल हैं, हम तो बहुत सारे नाम भूल, श्याम सुरैया, मीरबाई। हाँ, ये सब ये जो हुआ करते थे, इनके जो गाने होते, इवन अशोक कुमार जी ने भी गाने गाए हैं, है ना। तो वो सब उस जमाने के वो गाने जो सब किसी को पसंद नहीं आएंगे, वो ठीक बात है, लेकिन वो गाने तो हैं, वो गीत तो हैं, तो वो और उन्होंने गाए हैं। तो वो गायकी कैसी होती थी, उसमें बहुत कम म्यूजिक, लेकिन इसके बाद भी वो आनंद देते हैं और अपने तरीके का वो गीत है। फिर क्योंकि वो रागों पे आधारित नहीं होते थे, वो कभी कभी लगता था पोइट्री गा रहे हों, लेकिन उसके बाद लता जी और दूसरे हमारे अच्छे कलाकार, इन कलाकार जो आए, वो रागों पे आधारित गाने लगे, ये सदाबहार गीतों की श्रेणी में आ गए। और वो गीत जो थे आज भी आनंद तो बहुत देते ही हैं, मुझे तो देते हैं, अभी भी मैं अभी भी सुनता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल देते ही हैं। वो पुरानी चीज कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, गोल्ड है। जी हाँ, जी हाँ।
मुझे उनमें बहुत अभी भी उतना ही आनंद आता है। बिल्कुल। और सदाबहार गीत तो फिर सदाबहार है ही है, वो तो हर किसी को पसंद आते हैं जब भी बजे। होता ही है कि अगर आप आंख खोल के सुबह जैसे आपकी नींद खुली और एक गाना आपके मन पसंद का आ गया तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है और पूरे दिन वो लाइन आप गुनगुनाते रहते हैं, दिन सुधर जाता है। वर्मा जी, हमारे पास समय बहुत ही सीमित है और चलते चलते हम आपसे इतना जरूर जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि कोविड-19 के प्रोग्राम जो आजकल हम लोग तैयार कर रहे हैं और आप उन्हें बहुत ध्यान से सुनते हैं। जी जी। अगर आप आज ड्यूटी कर रहे होते, है ना, और आप भी प्रोग्राम इसी तरीके से तैयार करते, आपने बहुत से कार्यक्रम सुन भी लिए, आप बताइए कि आप क्या करते? आप कुछ अपने बारे में बताइए, किस तरीके से क्या करते? वैसे तो देखिए, मैं सुन रहा हूँ आप लोगों को, हर क्षेत्र को आप लोगों ने कवर कर लिया है, पर मैं होता तो मैं सबसे पहले अपने यहाँ जो बच्चों का, नेत्रहीन बच्चों का, सबसे पहले उनसे बात करता और उनसे समझता कि वो क्या समझे इस चीज को। अच्छा, वो नेत्रहीन बच्चे हाँ, क्या समझे, कितना समझ पाए हैं, वो उनसे बात करता, जितना समझ पाए उसको, उसके साथ उनको और कुछ समझाने की कोशिश करता, उनके बीच में बैठ के उनसे बात करता और उनको आज की परिस्थिति से जोड़ता। आपने बात करने की बात कही, लेकिन ये सोशल डिस्टेंसिंग का समय है, बीच में बैठना थोड़ा मुमकिन नहीं हो पाता। बीच में बैठने का मतलब वही डिस्टेंस रखते हुए यही बातें समझाता, बात करता कि भाई कैसे हम एक दूसरे के संपर्क में न आते हुए भी और दूर रह के भी अपनी बातें कर सकते हैं। एक या तो उनके पास जाता, उनके बीच में बैठ के बनाता, या एक और क्षेत्र मेरे लिए मैं सोचता, जो हमारे जो वृद्ध लोग हैं उनके आश्रमों में जाता, निराश्रित आश्रम है, वृद्ध आश्रम है, इन लोगों से बात करता, इन लोगों से मिलता और इनकी परिस्थितियां देखता, ये कैसे अपने आप को संभाल पा रहे हैं, कौन कौन सी मतलब कोरोना के इस दौर में इन्हें क्या परेशानी आ रही है, हाँ, तरीके से ये लोग अपना समय निकाल रहे हैं, क्या करते हैं और क्या करना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्या क्या इनकी कठिनाइयां हैं और उनको भी अगर कुछ बातों का न पता होता तो वो बताता, समझाता, या अगर पता होता तो अप्रिशिएट करता कि भैया बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, इसी से बचे रहिए, स्वास्थ्य के प्रति सजग बने रहिए। तो इन दो क्षेत्रों में मैं जरूर जाता। चलिए, आपने बहुत अच्छी याद दिलाई कि अभी तक हम लोग जहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं और आप बिल्कुल ऐसे कार्यक्रमों को करना चाहते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इधर भी हम लोग पहुँचे, इन बच्चों से भी बात करें, अपने बुजुर्गों से बात करें और आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा हम लोग करेंगे, है ना। तो मैं इंतजार करूंगा जिस दिन आप लोग ये प्रोग्राम पेश करेंगी। मैं तो सुनता ही हूँ, बिल्कुल सुनूंगा, ध्यान से सुनूंगा। बहुत अच्छा है, आप लोग करें तो अच्छी बात है, बहुत खुशी होगी मुझे। श्रोताओं के लिए कुछ आप और संदेश देना चाहते हैं, कुछ और कहना चाहते हैं, जरूर कहिए। बस संदेश क्या है, रेडियो सुनते रहिए और आप लोगों के अच्छे अच्छे कार्यक्रम लोग सुनते रहिए, क्योंकि ये एक ऐसा साधन है मनोरंजन का, ज्ञानवर्धन का, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, सवाल ही नहीं जी कि नहीं। तो इसी तरह जुड़े रहिए और हम लोगों को याद करते रहिए, हम भी आप लोगों को याद करते रहें। हमारे सभी उद्घोषक जो हैं उनको मैं सुनता हूँ, आप हैं, सरीन जी हैं, तुलिका जी हैं, आभा जी हैं और कैजुअल्स भी जो बहुत सारे जो हमारे समय के हैं, उन सबको जब वो बोलते हैं तो मुझे सबकी छवि याद आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरीन जी भी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं और इनकी आवाज भी आपने बहुत दिनों से नहीं सुनी होगी, है ना। और फोन पे तो मुलाकात होती रहती है, बस यही है। हाँ, लोगों से जैसे आपसे हो रही है इस समय। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अपने श्रोताओं के लिए आपसे बात करके। श्रोताओं, हमारे साथ लाइन पर थे सेवानिवृत्त हमारे वरिष्ठ उद्घोषक श्री नंदकिशोर वर्मा जी। लाइन पर जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए वर्मा जी आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। नमस्कार जी, आपको भी हृदय से धन्यवाद, आपने याद किया, हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। देशवासियों, घर में ही तुम रहो, बाहर कोरोना वायरस है, बाहर ना निकलो। है मेरे देशवासियों, घर में ही तुम रहो, बाहर कोरोना वायरस है, अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास।
श्रोताओं, यही कार्यक्रम आप सुनेंगे पुनः शाम 5:30 पर। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं।